सो डे स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बेटा आ चुके हैं अपने 10 सेल के साथ। ये आ गया अपना सेल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ा लेट हो चुकी है, मुझे पता है, क्योंकि ये सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। तो आपको ये थोड़ा सा जगह नया देखने को मिलेगा। ये आपके लिए हमने एक नया सेटअप बनाया है, वीडियो मिस ना हो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि आपको वीडियो प्रॉपर मिलता रहे, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेल के बारे में करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम सेल के फादर को और सेल छोटी बड़ी कोशिका जो होती है अपने उसको समझ लिए थे, लेकिन आज हम समझेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ सेल को, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल यानी जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, आज उन्हें समझना है। किसको समझना है बेटा? कोशिका के अंग के बारे में समझना है हमें। अब कोशिका के तो बेटा कई अंग होते हैं, कोशिका के कई अंग होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी अंगों को समझेंगे और उन अंगों के कार्य को भी समझेंगे। देखो, सेल में मैंने एक चीज यहाँ पर लिखा है कि कोशिका उसी तरीके से हमारा शरीर बना है। जैसे यहाँ पर देखो तुम, ये अगर कमरे को देखो, अपने आसपास भी कमरा देख सकते हो। अगर तुम उसकी थोड़ा सा डीप नॉलेज लेने जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो जो कमरा है वो सबसे पहले क्या बना है। जो आपका घर है वो कुछ कमरों से मिलकर बना है, कुछ कमरों से मिलकर बना है। तो कमरे कैसे बने हैं? दीवार से मिलकर बने हैं। और दीवार कैसे बना है? ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईंट से क्या बनता है बेटा? दीवार। और दीवार से क्या बनता है? कमरा। और कमरे से घर। तो ये जो अपना कमरे से जो घर बन रहा है, और जो ये कमरा है दीवार से बना है, और दीवार किससे बनी है? ईंट से। सेम उसी तरीके से हमारा जो कोशिका है, कोशिका को मिला दोगे तो ऊतक बन जाता है। यानी जो सेल होता है बेटा वो टिश्यू को बनाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पर जो अपना सेल है वो टिश्यू को बनाता है। टिश्यू क्या बनाता है बेटा? ऑर्गन को बनाता है। और ऑर्गन क्या बनाता है? बॉडी को बनाता है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा जो कोशिका है उससे ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से शरीर। और कई जगह पर ये ऑर्गन सिस्टम भी लिखा होता है। तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब बेटा होता है कि अंग तंत्र, यानी तुम्हारा हाथ, पैर, आंख, ठीक है, इन सभी को तुम मिला दोगे तो उसे कहते हैं अंग तंत्र। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई सारे को मिलाकर कुछ बना तो उसे अंग तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ सेल में सबसे पहला जो आता है वो आता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आप यहां पर देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं हम? कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा डैश करके रखा है। अभी मैं बता दूंगा कि वर्क क्या होता है। पहले ये समझ लो ये प्लांट क्या है और एनिमल सेल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट को कैसे आप कहोगे कि ये प्लांट है, कैसे बताओगे कि आप ये जो है एनिमल है, ठीक है। तो हमेशा एक छोटी सी पॉइंट्स को याद रख के हम चलेंगे। उसमें कहेंगे नोट चेंजेस प्लेस, और ये कहता है ओनली मूव। ये क्या कर सकते हैं बेटा? अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। जो प्लांट होता है वो अपना कभी स्थान नहीं बदल सकता। जो भी तुम्हें दिखे और वो स्थान ना बदल सके, यानी वो क्या है? प्लांट है। मतलब वो ग्रो भी करेगा, हिल डुल तो सकता है, जैसे अपनी ही जगह पे हिल डुल सकता है, ठीक है। तुमने प्लांट को देखा होगा अपनी जगह पर हिलता डुलता है, मतलब हवा हवा चलती है तो वो हिलता है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। कहने का मतलब मूव कर सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन एक प्रकार से वो अपने चेंज को बदल नहीं सकता। बदलने का मतलब यहाँ से है कि जैसे मैं यहाँ से चलकर यहाँ तक जा रहा हूँ, प्लांट इस तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें लिखा है, मैंने एनिमल को थोड़ा सा दर्शाया है और एनिमल को कहा चेंज इज प्लेस। जो एनिमल होते हैं नो डाउट वो अपना जगह बदल सकते हैं। आप क्या हैं? आप क्या है भाई? एनिमल है। एनिमल मतलब जानवर। आप जानवर पढ़े हैं एनिमल में? एनिमल मतलब जानवर होता है, तो मतलब आप जानवर हो। हाँ, मैं भी जानवर ही हूँ, लेकिन ये आपको गलत बताया गया है बेटा। जानवर एनिमल का तो मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, हालांकि एनिमल का जो मतलब होता है उससे बेटा हम लोग कहते हैं जंतु। क्या कहते हैं? जंतु। और जंतु में हम सभी आते हैं। जंतु में वो सभी के सभी आते हैं जो अपना मूवमेंट कर सकते हैं। और प्लांट को तो वैसे भी जानते हो भाई, प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। जो स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना ले। परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक वर्ड को यहाँ पर लिखा है सेमी परमिएबल। जो अपनी प्लाज्मा झिल्ली होती है बेटा वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन कैसे अभी समझा रहे हैं। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है?
प्लाज्मा झिल्ली बहुत ही पतली होती है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी जो अपनी कोशिका झिल्ली है, ये बहुत पतली होती है और बहुत पतली। जैसे तुम पॉलीथीन को देखे हो मार्केट में, इसीलिए इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। झिल्ली के आकार का होता है, पूरा की जो कोशिका होती है बहुत ही पतली लेयर होती है। और ये जो लेयर होती है ये अपना प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन मतलब शरीर में कई जगहों से कई चीज़ें बनी होती है, जैसे हमारा कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन भी एक प्रोटीन है, उससे हमारा बाल बना है। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब प्रोटीन से मिलकर बना है। यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स भी बनाया है और बॉक्स के अंदर कुछ डिज़ाइन भी किया है। अभी मैं उसे समझा दूंगा कि वो क्या है। लेकिन देखो, ये कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। मतलब जो सेल होता है, सेल के काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो वो सभी कंपोनेंट कहाँ रहेंगे? मतलब अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो सब मूवमेंट करने लगेंगे ना, भागने लगेंगे ना। आपका उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप मैजिक बॉल ले लो। मैजिक बॉल को आप जब वाटर में डालते हो तो देखते हो फूल जाता है। फूलने के बाद जब आप उसे हाथ में पकड़ते हो ना, तो आप पकड़ते हो तो वो भागता है, क्योंकि वो पैक नहीं होता। आप उसी चीज़ को एक पॉलीथीन में कवर करके फिर आप उसे देखो, तो नो डाउट जब आप फिर से उसे देखने वाले हो तो वो कहीं पर भागेगा नहीं। आप उसे कितना भी हिला डुला लो, मतलब उसी के अंदर वो ट्रैप रहेगा। ठीक है, तो ट्रैप रहेगा तो इसके मतलब क्या हुआ? वो कंपोनेंट को, जो वो बॉल थे, उनको रोकने का वर्क कर रहा है। तो सेम अपना वर्क करता है ये प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका के सभी अंगों की कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में रहते हैं। तो झिल्ली में रहने का अर्थ है ये कोशिका के सभी अंगों को भागने से रोकता है, मतलब एक जगह बांध कर रखता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट वार्केट में जाते हो तो आप देखते हो सामान वगैरह लेते हो, जब आप भिंडी जो भी ले लो, आजकल टमाटर बहुत महंगा चल रहा था लेकिन फिलहाल तो सस्ता हो चुका है। ठीक है, तो टमाटर हो गया, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया, ऐसे कई वैरायटीज़ के आप जो है वो जो वेजिटेबल्स कह सकते हैं, सब्जियों को आप लेते हो। तो उनको लेने के बाद क्या करते हैं? ऐसा हाथ में लेके थोड़ी ना जाने वाले हो भाई। हाथ में लेकर जा रहे हो तो वहीं पे कहीं पर भी गिर जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी गिर जाएगा, और जब वो कहीं पर भी गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से उनको रोक कर रखने के लिए दुकानदार एक पॉलीथीन देता है ना आपको, एक पॉलीथीन देता है। आप पॉलीथीन क्या करते हो? उसके अंदर ट्रैप करते हो, हाथ में पकड़ के लेकर चले आते हो। तो वो सभी को क्या करते हैं? एक साथ रख दिया। वो पॉलीथीन क्या करते हैं? सभी को एक साथ रख दिया। तो तुम्हारा ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये भी जो कोशिका झिल्ली होता है, ये भी कोशिका के जो सभी कंपोनेंट होते हैं उनको एक साथ पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, पकड़ के रखता है, मतलब भागने ना पाए इधर से उधर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, इसमें मैंने सेमी परमिएबल अभी बताने को कहा था। ये बेटा सेमी परमिएबल क्या है तुम समझ लो। सेमी परमिएबल, परमिएबल, इसमें सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को ही जाने देना। मतलब ऐसी जो कुछ चीज़ों को परमिशन देना और कुछ चीज़ों को ना जाने देना। मतलब जाने का परमिशन कुछ को दे दे और कुछ को ना दे, तो वही सेमी परमिएबल है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ को ना जाने दे। ठीक है, वहाँ इसके लिए मैंने इसको बताया था कि इसका एक मैंने फिगर ड्रॉ किया है, और आप इस फिगर में देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको दो पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये एक मैंने स्लेट लगा दी है और ये एक प्रकार का चैम्बर मान लेते हैं, और इस चैम्बर में मैंने छोटे, इसमें बड़े बड़े, ये जो रेड कलर के आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, मैं रेड वाला मार्कर उठा लेता हूँ। तो इसमें आप एक चीज़ देखो कि ये रेड वाले जो हैं ये बेटा बहुत बड़े हैं। ठीक है, क्या ये रेड वाले जो हैं अपने इस ग्रीन वाले होल से बड़े हैं? और जब ये ग्रीन वाले होल से बड़े हैं तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरफ कौन कौन जा सकता है, मतलब इस तरफ अगर मैं पूछूं कौन कौन जा सकता है, तो आप नो डाउट कह दोगे मुझसे कि सर ये ब्लू वाला जो है वो इस तरफ जा सकता है। तो हम इसे यहाँ पर जो है बेटा दर्शा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसे पॉइंट कर देते हैं कि ये जो छोटे छोटे थे ये अपने इस तरफ आ चुके हैं, और ये जो बड़ा वाला है ये इधर ही रह जाएगा। यानी जो इसके छिद्र से बड़ा होगा उसे जाने नहीं देगा। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, यानी कुछ चीज़ों को तो जाने देगा और कुछ चीज़ों को जाने नहीं देगा। देखो, अब इसमें एक पॉइंट इसका भी आता है, ऑस्मोसिस का आता है और डिफ्यूजन का आता है। ठीक है, विसरण का नाम सुने हो, है ना, पराश्रित और विसरण। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो होता है एक्चुअली में ये प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ऑस्मोसिस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम खत्म कर लेंगे और कंपोनेंट ऑफ सेल को खत्म कर लेंगे, तो इसी के बीच में या इसके बीच में ही मैं एक वीडियो इसका डाल दूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो ये अपना ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू किस तरीके से गैसों को चेंज करते हैं, किस तरीके से एनर्जी को चेंज करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं क्या करूँगा यहाँ पर उसमें बता दूंगा। जब उसे मैं बताऊँगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, नो डाउट आपका सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लो। आप अगर कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो ही ऑस्मोसिस का मैं डाल दूंगा और डिफ्यूजन का डाल दूंगा। ठीक है,
अब इसमें इस चीज़ को आप पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आते हैं अपने सेल वॉल के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दूसरा अगर कोई आता है तो उसका नाम होता है सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है भाई? वॉल का नाम आपने सुना है? अब वो आपका वॉल नहीं जो टायर में हवा भरने वाले को हवा को रोक के रखता है, वो वाला वॉल नहीं। आपके घर की दीवार को आपने सुना होगा ना, ऐसा वॉल के आप कहते हैं ना कि वॉल है ये। वॉल का मतलब दीवार। और दीवार क्या करता है आप हमें बताओ, जरा सोच के बताओ। आपके पास ये दीवार है, अगर ये दीवार आपको दिख रही है तो इसका मतलब अगर पीछे से मुझे कोई हिट करना चाहे, मतलब इस कमरे में मैं हूँ और मुझे कोई मारना चाहे तो मुझे मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि ये क्या करेगा? दीवार में से आर पार आए थोड़ी ना सकता है। मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह थोड़ी झिल्ली की तरह थोड़ी फाड़ के आ गया। अब दीवार ये मजबूत है तो ये दीवार क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा मुझे। मतलब अगर उसे रोक रहा है इसका मतलब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल मतलब ये जो सेल वॉल है अपना है, ये वॉल और वो सेल वॉल जो है ये कुल मिलाकर प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन एक चीज आप और नोटिस करते होगे, जब आप वॉल खड़ी करते हो तो कुछ ना कुछ आप एक शेप में बना देते हो। जैसे कमरा एक बना है तो ये कमरा जो है बेटा अपना कमरा बना है तो एक शेप तो है। मतलब ये कह सकते हैं ये प्रोटेक्शन भी देता है और एक शेप भी बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेल वॉल को। आप देखो मैंने लिखा है सेल वॉल क्या है बेटा? ये क्या करते हैं अपने मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो लिखा है प्रोटेक्ट एंड शेप। यहाँ पे लिखा है ये प्रोटेक्ट करते हैं और शेप भी देते हैं, मतलब आकार प्रदान करते हैं और सुरक्षा भी देते हैं। लेकिन बेटा दे आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ये क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये तुम्हें एक सेल दिख रहा है, अगर ये एक सेल है तो इसका जो इनर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। सिर्फ और सिर्फ नहीं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता भाई, वो दोनों में पाया जाता है। ये देखो लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन घूम जाते हो आप लोग। तो सिर्फ किस में पाया जाता है? हाँ फिर से बोलो सर, सिर्फ उसमें नहीं पाया जाता। ये बोलो कि दोनों में पाया जाता है। सिर्फ का नाम जब आता है तो किसी के लिए आता है। अब आप में अगर सेल वॉल को कहते हो तो सेल वॉल को आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये जो बाहर वाली लेयर आपको ये दिख रही है, ये लेयर क्या है बेटा? अपना सेल वॉल है। और सेल वॉल क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एक शेप भी उसे दे रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। अब देखो इसमें नॉन लिविंग का एक वर्ड आया है। ठीक है, नॉन लिविंग का एक वर्ड आया है, ये नॉन लिविंग होते हैं। अब नॉन लिविंग का मैंने बता दिया था पहले ही, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लिविंग और नॉन लिविंग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपना ये जो प्लांट सेल जो ये अपना एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग होता है बेटा। ये क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, ये अपना लिविंग होता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो अपना नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले की जो फर्स्ट वीडियो लिविंग और नॉन लिविंग में मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मन करे तो आप उसे एक बार जरूर देख लेना। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लिविंग नॉन लिविंग से। ठीक है, तो सिर्फ पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं और ये बेटा नॉन लिविंग होता है। अब ये नॉन लिविंग होता है। अब आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये बना किसका होता है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो अपना सेल वॉल है ये किससे बना होता है? ये किसका बना था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना था। तो ये किसका बना है? ये सेलुलोज का बना है। सेल वॉल किसका बना होता है बेटा? सेलुलोज का बना है। और सेलुलोज क्या है आपका? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक है। जो देखो आपको O बनाता है, H बनाता है, O बनाता है, H बनाता है, OH इसी तरह से एक कार्बनिक कंपाउंड है जो लगातार एक ही क्रम में बना होता है ना। कुछ दूसरा बना देगा तो कहीं पे हल्का कमजोर होने लगेगा। एक ही तरीके का होता है। जो आप प्लांट देखते हो, प्लांट के बाहर वाली लेयर देखते हो, प्लांट के जो बाहर वाली लेयर होती है आपको देखते हो एकदम डेड होता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नॉन लिविंग होता है और डेड सेल भी इसे घोषित किया है। लेकिन डेड सेल और नॉन लिविंग बेटा दोनों एक ही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप नॉन लिविंग वाली वीडियो देख लो। डेड सेल, डेड और नॉन लिविंग दोनों एक ही हैं। अब समझ जाओगे, जाकर उस वीडियो को देखना। तो अब ये समझो ये सेलुलोज का बना होता है और ये क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन, प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब सेल की जो ऊपर वाली लेयर होती है सभी के सभी डेड होते हैं। तुम सेल प्लांट जाना, कोई प्लांट देख लो आपके आसपास में होगा, उसके ऊपर वाली छाल को निकाल कर देखो, ऊपरी जो छाल होती है उसको निकाल कर देखो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो छाल जो है बेटा, वो जो छाल है वो एकदम सूखा सा होगा और खुरदुरा सा होगा, एकदम डेड सा, पकड़ोगे टूट जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेचर बड़ा शार्प होता है, सभी चीज को बड़ा सोच समझ के देता है। देखो हमारे पास सेल वॉल क्यों नहीं हुआ, एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं हुआ?
तो आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हो तो आपको पता चलता है ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन अब के टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि ह्यूमंस के पास जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं, लगभग आपको जो एनिमल्स ह्यूमंस देखने को मिलेंगे उनमें देखना, जैसे तुम्हारा कुत्ता हो गया, तुम्हारी गाय हो गई, है ना, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, या फिर हम उसकी भी बात कर सकते हैं, भालू की बात कर सकते हैं, है ना, टाइगर की बात कर सकते हैं। ये सभी क्या होता है, इनके अगर तुम बॉडी को देखने जाओ तो इनके बॉडी पे तुमको हेयर देखने को मिलता है, और इनके बॉडी पे हेयर देखने को मिलता है मतलब इनको कोई ना कोई प्रोटेक्ट करता है, इनको कोई ना कोई बेटा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इनको जब कोई प्रोटेक्ट करता है तो उसमें क्या कर रहा है, ये अपना सेल वॉल प्रोटेक्शन का ही तो वर्क कर रहा है। तो मतलब हमारे शरीर में जो बाल दिए होते थे वो प्रोटेक्शन का वर्क करते थे, लेकिन प्लांट के पास कोई हेयर नहीं होता, इसीलिए नेचर ने उसे क्या दिया है, सेल वॉल दिया है। ठीक है, नेचर ने उसे क्या दिया बेटा, सेल वॉल दिया है। सेल वॉल देने का रीजन था उसको प्रोटेक्शन करने का, मतलब तुम ऐसे अपने हाथ को ऐसे खुरदुराओगे तुम्हारे स्किन निकल जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है कि ये एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन के थ्रू क्या ह्यूमंस के जो हेयर्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं, और उनके गायब हो जाने के कारण क्या देखने को मिलता है कि हम क्या, कारण क्या है भाई, जो हेयर्स हैं वो गायब क्यों हो रहे हैं, जानते हो, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं बचा है बॉडी में। पहले ये क्या करते थे भाई, बॉडी में प्रोटेक्शन का वर्क करते थे, अपना हीट वगैरह जो होता था बॉडी में उससे बाहर करते थे, ठंड लगती थी उससे हमें बचाते थे, है ना, यही ना। लेकिन अब क्या होता है, हम क्लॉथ्स का यूज करने लगे, कपड़ों का यूज करने लगे, और ये कपड़े का यूज करने की वजह से अब बालों को ऐसा लगता है, बॉडी को ऐसा लगता है कि इस हेयर का अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हेयर का ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे मनुष्य जो होता है, जो मानव है, उसके शरीर में बालों की संख्या कम होती जा रही है, फिर खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, बाल आना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए देखो बाल के झड़ने वाली बीमारी अब ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, बाल झड़ने वाली बीमारी अभी ज़्यादा हो चुकी है, पहले होता ही नहीं था, बाल ही नहीं झड़ता था। लोगों को देखो ना, बूढ़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, लेकिन फिर भी बाल बचा रहता है। दादा वादा को अपने देखना, और अब के देख लो, पापा पे देख लो, गायब है, मेरा भी देख लो गायब हो चुका है। ठीक है, तो सेलुलोज क्या पता है, इसका फार्मूला एक होता है, इसको यन कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज का एक फार्मूला होता है, इसको यन कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनसे सेलुलोज से बनता क्या है, सेलुलोज से बनता है अपना क्लॉथ बनता है, अपने जो पेपर होते हैं वो बनते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा अगर सेलुलोज किस में पाया जाएगा, तो एक कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन देखो, कॉटन, रुई, जो कॉटन का प्लांट होता है, जो सूती कपड़े आप बनाते हो, उसमें 90% क्या पाया जाता है बेटा, अपना सेलुलोज पाया जाता है। और इसी सेलुलोज से बेटा कपड़े बनते हैं, इसी सेलुलोज से कपड़े बनते हैं, और इसी सेलुलोज से पेपर बनता है, यानी कागज बनता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये जो कपड़ा बना है ये सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, तो सेलुलोज से बना है। और कोई लकड़ी के अंदर होता है, कोई लकड़ी वकड़ी है ना, तो लकड़ी भी भाई सेलुलोज का देन है, सेलुलोज का ही तो देन है। ये लकड़ी जो बना है, बोर्ड बना होगा, लकड़ी का बना है, तो ये क्या है, सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या है बेटा, डेड है। ठीक है, सेलुलोज डेड है। अब देखो ये सेलुलोज को मैंने एक और थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है इंटरनल साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, इंटरनल साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर प्रोटेक्ट के बाद मैंने इसे लिखा है, देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ नहीं लिखा। प्रोटेक्ट क्या करता है, इंटरनल साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर बेटा ना, ये जो सेल होता है इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम ये भी एक कंपोनेंट होता है सेल का, तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, सेल वॉल। ठीक है, और जो हम हैं तो हमारा तो भाई कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ गए, अगर ना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद फिर से जो मैं इसे थोड़ा सा माइटोकांड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक और कंपोनेंट है, माइटोकांड्रिया के बारे में बात करते हैं। इसे इरेज कर देता हूँ मैं, तब तक थोड़ा वीडियो पॉज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसे लिख लिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ माइटोकांड्रिया के बारे में। ठीक है, ये माइटोकांड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकांड्रिया एक कंपोनेंट होता है एक सेल का। आपको तो पहले से ही पता है कि सेल बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर आप सुई के नोक भी उसे निकालने की कोशिश करते हो तो कितना आ जाएगा, 8 से 10 सेल आ जाएगा। और उस 10 सेल के बीच में से हमको एक सेल को लेना है, और उस एक सेल को जूम इन करना है, और उस एक सेल के अंदर के कंपोनेंट को हम पढ़ रहे हैं। तो देखो माइटोकांड्रिया क्या होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर हाउस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, हमारे शरीर का पावर हाउस होता है, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी बन रही है उसको कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। और है कहाँ पर, वो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि हमारे शरीर में एनर्जी कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और बनता कहाँ से है, तो कहाँ से बनता है भाई, तो वो सेल से बनता है। ठीक है, एनर्जी सेल से बनती है। अब सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको पूछेगा। अब इसमें आता है, थोड़ा पूछ लेता है कभी कभी सवाल कि जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है वो फर्स्ट मेन पूछा जाता है और सेकंड पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट डिस्कवरी है बेटा वो किए थे अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ठीक है, इसकी फर्स्ट डिस्कवरी किए थे अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ये अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इसकी सबसे पहली डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको हिंदी में बेटा हम लोग सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सूत्र कणिका का नाम याद रखना, कई जगह ये फंसा देता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वो माइटोकॉन्ड्रिया याद करके गए होते हैं, लेकिन सूत्र कणिका आ जाता है तो भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम वाले में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी बेटा, ये देख लो लिखा है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, इसकी फर्स्ट डिस्कवरी किए थे। लेकिन दूसरी डिस्कवरी करते हैं रिचर्ड अल्टमैन, जो कि फेमस हैं। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताने वाले हो, कोशिका की खोज किसने की थी, मैंने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन अब रॉबर्ट हुक ही तो खोजे थे, लेकिन उसमें एक और वैज्ञानिक थे ना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तो वो जीवित कोशिका की खोज किए थे। उसी तरीके से इसमें अल्बर्ट वॉन कॉलिकर वो माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढे थे, लेकिन उसके बाद रिचर्ड अल्टमैन आते हैं जिसको डीप नॉलेज उसकी करते हैं और वो फेमस होते हैं, उनका नाम तब लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही तुमसे किसी ने पूछ लिया कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो तुम अगर यहाँ पर कॉलिकर को बताते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉलिकर को बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अल्टमैन को भी बताते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा वो कोशिका का ऊर्जा का घर होता है। जो कोशिका होती है उसका ऊर्जा घर कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कौन होता है, तो बेटा पावर हाउस हम किसे बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी ऊर्जा का घर कौन कहलाता है पूरे सेल के कंपोनेंट में या पूरे बॉडी में, ऊर्जा घर कौन कहलाता है, तो आप नो डाउट एक बार में ही आंख मूंद के माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहने वाले हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा वो इंटरनल श्वसन करता है। हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इंटरनल श्वसन करता है। आपने सुना ही होगा फेफड़ा हमारा श्वसन करता है। कई लोग कहते हैं अगर वायु है ये एयर में, कई लोग सोचते होंगे कि जो हम सांस लेते हैं वही श्वसन करते हैं, ये गलत है बेटा। सांस लेना अलग बात है, मतलब ब्रीथिंग अलग है, रिस्पायरेशन अलग है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अलग है। सांस लेना मतलब वायु को कंज्यूम करना, और श्वसन करने में ऑक्सीजन को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजना, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बॉडी के अंदर से निकाल के इस इन्वायरमेंट में छोड़ देना, वो श्वसन होता है। ठीक है, सांस लेना अलग है, श्वसन अलग है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या करता है हमारे बॉडी में, कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे बॉडी में इंटरनल श्वसन कौन करता है, तो सब लोग कहते हैं कि इंटरनल श्वसन लंग्स करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये गलत है। बॉडी के अंदर इंटरनल श्वसन अगर कभी वर्ड आ गया तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहोगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर पाया जाता है और वो श्वसन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है इंटरनल रिस्पायरेशन कंपोनेंट होता है वो बॉडी का। यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंटरनल रिस्पायरेशन कौन करता है बेटा, अपना सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन कैसे करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक नाम का क्रेब्स चक्र नाम की एक साइकिल चलती है। क्रेब्स चक्र नाम की एक साइकिल चलती है जिसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उस दौरान ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल में जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, वो पाचित होता है, उसको पाचन होता है। जब उसको तोड़ता है, वो ब्रेक करता है, तो उससे एटीपी अणु बनते हैं। एटीपी अणु मीन्स एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मत बोलना, आप ट्राई ही बोलोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है बेटा, एनर्जी बनता है। देखो, जब हम कभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो मैं उसका एक क्लास 10-15 मिनट का एक वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बनाऊंगा, और उसका फिगर भी ड्रॉ करूंगा, और उसका जितना वर्क होता है उसके साथ क्रेब्स चक्र दोनों को मिलाकर मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आपको इतना अभी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी बनाना सिखा दूंगा, और उसके साथ साथ सिंपल वे में उसके फंक्शन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो,
और मैंने यहाँ पर आप देखो एक पॉइंट को लिखा है, मैंने लिखा है प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी ऑफ सेल्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। मतलब अगर आप माइटोकांड्रिया को समझ रहे हो तो माइटोकांड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सर्वाइव करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बॉडी के फंक्शन को करने के लिए भी ज़रूरी होता है। आप इस दुनिया में कोई सा भी कार्य करने जाओ, चाहे वो कोई लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ कर रहा है तो वो थ्रो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की यानी ऊर्जा के माध्यम से कर रहा है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम भी ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर माइटोकांड्रिया द्वारा एनर्जी बन रही होगी, हमारे पूरे बॉडी सेल से बना है तो पूरे बॉडी के सेल में एनर्जी बन रही होगी, तो उस एनर्जी के थ्रू मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ आप करने जाओ तो उसमें एनर्जी लगेगा। जैसे कि मान लो अभी कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे मार्कर ले जाकर यहाँ से यहाँ कर दूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, अब भले ही ये यहाँ पर गया, कुछ तो लगा होगा, मेरी एनर्जी के थ्रू ही गया, लेकिन गया तो मतलब एनर्जी लगी होगी। दुनिया में कोई सा चीज़ ही नहीं जो बिना एनर्जी के चल पाए, मूवमेंट करेगा तो एनर्जी ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब देखो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब आपने एक चीज़ तो बड़े अपनी ज़िंदगी में बहुत नोटिस किया होगा बेटा, कि डॉक्टर जब आता है, जब हम कभी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जब ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, थोड़ा फड़ लेगा जम के, तो हम क्या करते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं। कोई होता है बीमार हो जाता है, तो ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उससे उठने कहते हैं भाई हमसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ है शरीर में, है ना, दर्द बहुत है, ठीक है, तो दर्द बहुत बताते हैं। तो 1-2 दिन दवाई चलता है, नहीं ठीक होते, उनका तबीयत और ख़राब हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है, तो घर वाले कहते हैं, डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि इनको जाकर ग्लूकोज लगवा दो। डॉक्टर कहता है लेके चले आओ क्लिनिक पे, नहीं तो मैं घर पे आके ग्लूकोज लगाता हूँ। घर पे आके लगाता है, पैसा, अच्छा खासा पैसा बनाता है ना, घर पे आने के बाद बहुत अच्छा खासा पैसा बनाता है। तब अब क्या होता है, पैसा तो बनाएगा भाई, घर पे आएगा, तो क्या करता है वो डॉक्टर करता क्या है, आपको देखता है कि बाटला लेता है, उसको टांग देता है, एक इंजेक्शन लेता है, उसमें कुछ डालता है, इंजेक्ट करता है, पाइप को आपके हाथों में लगा देता है, और आपके हाथों में जब पाइप को लगा देता है, उसके बाद आपको क्या होता है, कुछ समय बाद आपको एनर्जी फील होने लगता है। जब वो चला गया, ये निकाल निकाल के आपको एनर्जी फील होने लगा, लेकिन भाई वो एनर्जी फील क्यों हो रहा है, कैसे आपको एनर्जी फील हो रहा है बताओ। एक ग्लूकोज के लगने से आपको एनर्जी कैसे फील हो रहा है, जानते हो, इसका भी राज आपके सेल में ही छुपा है, और इसका राज जो छुपा कर बैठा है वो आपका माइटोकांड्रिया छुपा कर बैठा है। चलो आज इसकी पोल खोल देते हैं, ये करता क्या है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप कैसे शाम तक एकदम स्वस्थ फील करते हैं वो आप समझ लो, ठीक है, तो वो आप समझ लो। पहले आप क्या करने वाले हो, मैं यहाँ पर से ब्लू मार्कर का यूज़ कर लूँ ताकि दिखता रहे। तो पहले आप क्या करोगे, डॉक्टर आएगा, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो आपको क्या देगा, भोजन देगा, भोजन देगा बेटा, आपको वो भोजन देगा, तो आप भोजन को और प्लस दवा भी देगा, मेडिसिन देगा एंड फूड देगा। अब जब मेडिसिन को और फूड को देगा तो आपको तो पता है, जब वो मेडिसिन फूड को देगा तो आप उसे खाओगे, तो खाने के बाद उसका क्या होगा बेटा, पाचन होगा, पाचन होगा, पाचन होने के बाद क्या होगा, वो द्रव में बदलेगा, किस में बदलेगा, द्रव में, और जब वो द्रव में बदलेगा तो सभी सेल के पास ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कहाँ जाएगा, कोशिका के पास जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कोशिका के पास जाएगा, और कोशिका के पास जब जाएगा तो जाएगा माइटोकांड्रिया के पास। कोशिका में किसके पास जाएगा बेटा, जब ग्लूकोज जाएगा ना उसके शरीर में तो जाएगा कहाँ, माइटोकांड्रिया में। अब जब माइटोकांड्रिया में जाता है तो वहां पर क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा, और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या होता है, क्या बनेगा, क्रेब्स चक्र चलने के बाद फिर बनेगा तुम्हारा एटीपी बनेगा। अब जब एटीपी बनेगा तब जाकर कहीं क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है, एटीपी बनेगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और यहाँ कोशिका के बीच में मैं ग्लूकोज भी लिख देता हूँ, यहाँ पर ग्लूकोज लिख देता हूँ, और एक्चुअल में ग्लूकोज से ही एनर्जी बन रही होती है, तो अभी समझाते हैं क्यों। अब देखो एनर्जी बन रही है आपके शरीर में, लेकिन कैसे, अब आपको डॉक्टर ने जब दवा दिया था तो आपको तो पता है कि भाई आप भोजन करोगे, चबाओगे तो क्या इसमें एनर्जी लॉस होगा, यानी ये माइनस में गया, यानी पाचन होगा तो क्या एनर्जी लॉस होगा, यानी ये भी माइनस में गया, मतलब 2 जगह एनर्जी लगी। और जब ये द्रव में तोड़ेगा तो क्या आप तोड़ने गए हो, आप नहीं तोड़ा, आपको बॉडी तोड़ रहा है, तो बॉडी किससे चल रहा है भाई, एनर्जी से चल रहा है, तो नो डाउट कि वो भी एनर्जी को लेगा, इसका मतलब ये भी माइनस में। और कोशिका के पास भेजेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा क्या, तो फ्री में थोड़ी ना भेजेगा, आपको फ्री में कोई बस पे नहीं बैठाएगा, ये तो फिर भी आपका बॉडी है, तो वो भी एनर्जी लेगा, तो ये भी माइनस में कर दिया। अब यहाँ पर ग्लूकोज अब गया, और ग्लूकोज जब टूटेगा, जब ब्रेक डाउन होगा क्रेब्स चक्र में, तो भी क्या एनर्जी लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा।
और लेकिन जब क्रेब्स चक्र चलता है तो यहाँ पर भी एनर्जी माइनस होगा, हाँ यहाँ पर भी माइनस होगा, और जब एटीपी अणु बनेगा तो भी एनर्जी माइनस होगा, लेकिन जब ऊर्जा बनेगा तब प्लस होगा। अब इसमें आपका क्या एडवांटेज हुआ भाई, आपको सेल वाला एडवांटेज क्या हो रहा है कि सेल से आपको क्या एडवांटेज, सेल में आपको एडवांटेज ग्लूकोज से कैसे डायरेक्ट मिल रहा है। जब आप भोजन किए तो इतना, ये 1 - 2 - 3 - 4 - 5, 4-5 बार आपको नुकसान ही झेलना पड़ा, इसलिए आप और ज्यादा बीमार हो गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, यहां से यहां तक का कोई वर्क ही नहीं किया, यहां से 1 2 3 4 ये क्रियाओं को, 4-5 क्रियाओं को ये कैंसिल कर दिया, और 4-5 क्रियाओं को कैंसिल करने के बाद बेटा यहां पर इसने किसको शुरू कर दिया, क्रेब्स चक्र से पहले उसने ग्लूकोज को दे दिया, और ग्लूकोज डायरेक्ट आपकी बॉडी में क्या जाएगा, क्रेब्स चक्र चलता रहेगा, और जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो क्रेब्स चक्र चलने के बाद एटीपी अणु बनकर क्या बन जाता है, ऊर्जा बनता है। इसीलिए आपके शरीर में पाचन हो रहा था, जो आप चबा रहे थे, आपके मुंह से जो एनर्जी गायब हो रही थी वो गायब नहीं होती है, और आपका शरीर क्या होता है, जल्दी से रिकवर शुरू होना होता है, मतलब सेल में जाता है, रिकवर होने लगता है जल्दी जल्दी। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो ग्लूकोज होता है जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप बहुत ही हेल्दी फील करने लगते हो शाम तक। रीजन बेटा ग्लूकोज का ये होता है। डॉक्टर इसी तरीके से ग्लूकोज को लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है ग्लूकोज लगाएगा तो आपके बॉडी पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, है ना। अभी मैं आपको से कह दूं कि कोई और काम करना है, आप पीठ पे कुछ और भी लाद दूं, कुछ और उठाने को आप उठा पाओगे, और झुक जाओगे भाई, और आप गिरने लगोगे, है ना। आपको फ्री किए रहूंगा, फिर कुछ उठाने को कहूंगा, और मान लो मैंने आपको कुछ फ्री किया है और आपको कुछ उठाने को भी नहीं कह रहा, तो आप नो डाउट आराम से घूमते रहोगे बढ़िया से, ठीक है। लेकिन मैंने आपके पीठ पे कुछ लाद दिया और कुछ उठाने को भी कह रहा हूँ, तो आप नो डाउट उसमें झिझक करोगे, क्या पता आप गिर भी जाओ, ठीक है। तो ये आपका लॉस होगा, तो उसी प्रकार से ये भी बेटा लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर आपको ग्लूकोज देता है। लेकिन अगर ग्लूकोज को आप ये देखो तो ग्लूकोज में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब ग्लूकोज आपको चढ़ता है तो नॉर्मल चढ़ता है, छोटा छोटा, मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती हैं वहां पर गिरती हैं, और आपके बॉडी में धीरे धीरे करके जो है वो जाता रहता है। ये मत सोचना ज्यादा जाने का भी नुकसान है, क्योंकि एक ही जगह पे ज्यादा जब जाने लगेगा तो आपकी जो नसें होंगी ना बेटा, उससे लेकर एक ही जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। अब वहां पर जाएगा तो नसों पे ज्यादा एनर्जी होने लगेगा, अब वहीं ज्यादा एनर्जी होने लगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ज्यादा एनर्जी मिलने लगा तो गड़बड़ा जाएगा, हाथे वाते फट जाएगा, नस वस उसका फट जाएगा, है ना, ज्यादा तेज हो जाएगा। धीरे धीरे जाता रहेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में हर बार तो पंप ही हो रहा है, आपको पता है, तो ब्लड पंप हो रहा है, बॉडी के हर जगह पे जा रहा है, धीरे 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 करके सभी सेल के पास वो क्या भेज देता है, सभी सेल के पास, क्योंकि ब्लड तो सभी सेल के पास जाएगा, और सभी सेल के पास जाते 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 सभी को एनर्जी से एकदम भर देता है। जब सभी एनर्जी से भर जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना वर्क आपको समझ में आया ना, हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। और अब बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपोनेंट ऑफ सेल के, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहो, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सेटअप को भी मैंने चेंज किया है। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया था आपके लिए, 1 के सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमें दिखाते रहेंगे, अपना प्यार बरसाते रहेंगे हमारे ऊपर। और सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब वैसे भी मेरा टारगेट 1 दिन का ही था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से 1 हफ्ते में ही ये कंप्लीट हो चुका है, और यूट्यूब हमें 365 दिन देता है, और आप लोगों ने 1 हफ्ते में ही मुझे बता दिया कि भाई आप लोग कितने बड़े शेर हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।